जी हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज चर्चा करने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट के बारे में। इसमें डिटेल से हम चर्चा करेंगे, साथ ही साथ अयोध्या की भी बात करेंगे कि अयोध्या में कैसे बीजेपी हार जाती है और राम मंदिर जहां पर बना हुआ है और जहां पर ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कह सकते हैं लोगों को था कि यहाँ से बीजेपी तो हार ही नहीं सकती, और उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा सूबा जहाँ से देश के प्रधानमंत्री के लिए एक रेलवे लाइन बिछ जाती है कि अगर उत्तर प्रदेश जो जीता वही प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन इस बार कुछ उल्टा हुआ है। कल हमने एक वीडियो डाला हुआ था जिसे फेसबुक पर हज़ारों लोगों ने देखा है और यूट्यूब पर एल्गोरिदम डाउन चल रहा था जिससे प्रॉब्लम आई थी, लेकिन वो भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो यूट्यूब पे हमेशा ऐसे होते रहता है, महीने 2 महीने पे एक बार होते रहता है। तो इस बार भी हुआ था और काफ़ी इस बार लंबा चला था। लेकिन आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि बीजेपी अपने ही मैदान में एक बड़ा मोर्चा कैसे हार जाती है। उत्तर भारत की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 10 हिंदी भाषी राज्य हैं जिसमें 55 सीटें इन्होंने अपनी गंवाई हैं, और बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में अपना खुद का बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। अगर हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी हिंदी पट्टी में हमने बताया कि 55 सीटें हारी हैं और दक्षिण में सीटें बढ़ी भी नहीं हैं, और इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी एक तरह से आप जानिए कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जिस प्रकार से फायर ब्रांड नेता की तरह नरेंद्र मोदी अपनी योजनाओं को लॉन्च करते थे, अब शायद वो पकड़ नीतीश कुमार जैसे क्षेत्रीय दलों के हाथों में हो जाएगी। और एक तस्वीर निकल के आई है आज सुबह से कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बेटे दोनों लोग एक साथ आए हैं, यानी कि दो, एक इंडिया गठबंधन और एक एनडीए गठबंधन, यानी कि तेजस्वी यादव के साथ इंडिया गठबंधन के जो लीडर हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों साथ में जहाज़ से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो दिलचस्प बात है, दिल्ली पहुंचकर होने वाला क्या है ये तो उनके पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या में डेवलपमेंट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वहाँ पे लोकल प्रॉब्लम थी। बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो चौड़ीकरण हुआ है, रास्ते बने हैं, डेवलपमेंट हुए हैं, उसमें जिन लोगों के मकान टूटे हैं उनको उनके हिसाब से शायद मुआवजा नहीं मिला है, या जो भी चीज़ें हैं। अचानक से क्राउड बढ़ने से वहाँ पे बड़े बिजनेस जैसे होटल हुए, बड़े ढाबे हुए या बड़ी दुकानें हुए, उन लोगों को तो लाभ हुआ, लेकिन वहाँ के छोटे व्यवसायियों को लाभ नहीं हुआ, और ये नाराज़गी थी। साथ ही साथ लल्लू सिंह जो बीजेपी से थे वो वहाँ पे कई बार से लगातार नेता रहे हुए हैं, पुराने नेता हैं, और शायद उनसे लोग ऊब भी चुके थे। और अवधेश पासी जो वहाँ के दलितों के एक बड़े लीडर थे जिनको हिंदू मुस्लिम सब ने एक साथ वोट किया और एक बड़ी मार्जिन के साथ इन्होंने जीत हासिल की। साथ ही साथ राम मंदिर में जो असली हकदार थे उसके, उन लोगों को दरकिनार करना, उनकी जगह पर बड़े बड़े फेमस चेहरे लाना जैसे अमिताभ बच्चन हुए या और भी लोगों को लाना, कहीं ना कहीं ये खटका लोगों के दिमाग में। और आपको याद भी होगा कि राहुल गांधी ने अपनी सभा में भी कहा था कि वहाँ पे तो ऐश्वर्या राय जैसी लोगों को लाया गया था। ये सब मतलब चुनाव में इन सब को उठाया गया था मुद्दा और लोगों के दिमाग में पहुँचा कि सही बात है। और राम मंदिर में सिर्फ नरेंद्र मोदी को ठीक है, वहाँ पे उनको एक तरह से माइलेज मिलना चाहिए क्योंकि उनके सरकार में राम मंदिर बना और राम मंदिर में राम रथ यात्रा थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इसका मुद्दा सालों साल लड़ा, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी थे और भी बहुत सारे लोग थे। इन लोगों को वो हक नहीं मिला, वो फुटेज नहीं मिली, वो सम्मान नहीं मिला। शायद ये चीज़ें वहाँ की लोकल जनता को समझ में आ गया और इसलिए उन्होंने कहा। और साथ ही साथ एक बड़ी पॉइंट ऑफ व्यू ये निकल के आ रही है कि प्रधानमंत्री के द्वारा खुलकर मुसलमानों का विरोध करना, उनके लिए चीज़ें बोलना, साथ ही साथ मंगलसूत्र जैसे बयान शायद हिंदुओं को पसंद नहीं आए और इसलिए अयोध्या की बाजी पलटी। साथ ही साथ बेरोजगारी रोजगार मुद्दा तो है ही, जिस पर हमने कल ही बात कर ली थी। अगर हम पूरे देश की बात करेंगे तो 543 में से 441 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा। वहीं इंडी गठबंधन ने 466 सीटों पर एक साथ कैंडिडेट्स
उतारे। इसके चलते जो वोट शेयर अलग अलग बट रहा था वह एक मुश्त होकर इंडी अलायंस को मिल गया। इसके चलते कांग्रेस, सपा और टीएमसी ने अपनी सीटों पर लगातार बढ़त बनाई है। वहीं अगर हम दक्षिण भारत की बात करेंगे तो बीजेपी के स्टार कैंपेनर नरेंद्र मोदी ने चुनावी सीजन के 61 दिनों में वहां पे लगभग 22 रैलियां की और रोड शो दक्षिण भारत में इन्होंने किया। साथ ही मोदी ने 1 जनवरी 2024 से लेकर 30 मार्च तक हर तीसरे दिन दक्षिण में दौरा किया। इसके अलावा राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा, अमित शाह जैसे स्टार प्रचारक दक्षिण भारत में जमे रहे। वहीं नरेंद्र मोदी ने सेंगोल को एक सम्मान देते हुए नए संसद भवन में स्थापित किया और काशी से लेकर तमिलनाडु को एक साथ जोड़ने के लिए काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम की शुरुआत करने का एक दांव खेला था, लेकिन इस चुनाव में किसी भी तरह का ये दांव चल नहीं सका। उत्तर भारत की अगर हम बड़ी बातें करेंगे कि बीजेपी की सीटें घटने के कारण क्या हैं, तो उनमें कुछ कारण हम लेके चल रहे हैं। जैसे 2019 में नॉर्थ जोन की 235 में से 183 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन 82 सांसद जो 2024 में ऐसे थे जिनको मौका ही नहीं दिया गया, जो चुनाव जीते हुए थे 2019 में, उन्हें 24 में मौका ही नहीं मिला और उनकी जगह पर पार्टी ने नए चेहरों को चुनाव में उतारा और बीजेपी इसका फ़ायदा लेना चाहती थी, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दिया। लोग चुनाव हारते हुए नजर आए। वहीं संघ और बीजेपी का जो कोर एजेंडा था आरएसएस का, बीजेपी का राम मंदिर निर्माण जनवरी 2024 में पूरा हुआ और इसे बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया गया, कवरेज ली गई, लेकिन इस चुनाव में ये बेअसर रहा, यानी कि राम के नाम पर वोट नहीं मिला। इतना कि अयोध्या जिस फैजाबाद सीट में आती है वह बीजेपी हार गई, जिसके बारे में हमने अभी आपको बता दिया कि अयोध्या की सीट बीजेपी हार गई। साथ ही साथ किसानों की नाराजगी, पश्चिमी यूपी, हरियाणा और पंजाब में किसानों की नाराजगी भी बीजेपी को झेलनी पड़ी है। इन इलाकों में किसान एमएसपी और 3 कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी से नाराज थे। इसके चलते एंटी बीजेपी जैसी लहर बनी थी। साथ ही हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के जाटों में बीजेपी को लेकर काफ़ी नाराजगी रही। इलेक्शन एनालिस्ट अमिताभ तिवारी लिखते हैं कि पहलवानों के मामलों में यौन उत्पीड़न के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बीजेपी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण महिलाओं में नाराजगी भी रही। 2019 में हरियाणा की 60% महिलाओं ने बीजेपी को सपोर्ट किया था, लेकिन 2014 में कहीं ना कहीं इसमें कमी नज़र आई है। बात करेंगे अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करेंगे तो बंगाल में 30 ऐसी सीटें थीं जहां पर बीजेपी कड़ा टक्कर दे रही थी। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव का ट्रेंड अलग ही दिखाई दिया। यहां ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण के मुद्दों ने जोर पकड़ा। इसका खासा असर पश्चिम बंगाल की राजनीति पर आपको देखने को मिला है। ममता बनर्जी का मुख्य वोट बैंक मुस्लिम वोट था, जिसको संभालने में काफ़ी हद तक सही रही, लेकिन जिस प्रकार से उनको चाहिए था उतना नहीं मिल पाया। इसका फ़ायदा टीएमसी को मिलता रहा है और जिसके चलते उन्हें 29 सीटें मिली हैं। उड़ीसा में पटनायक जी कमज़ोर हुए हैं। इन सारी चीज़ों के अगर हम देखें तो बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक 2024 साल में उड़ीसा के सीएम बने हुए थे और 77 साल के ये हो गए हैं और पिछले दिनों स्टेज पर भाषण देते हुए जब उनका हाथ थरथराने लगा था तो उनके सहकर्मी पांडेयन ने उनका हाथ छिपा दिया। चुनावी सीजन में पटनायक की तबीयत खराब होने की खबरें भी आ रही थी। साथ ही नवीन पटनायक के साथ दूसरे नंबर पर पार्टी में वीके पांडेयन सबसे बड़े नेता हैं। उन पर लोग बाहरी होने के आरोप लगाते हैं क्योंकि पांडेयन तमिलनाडु से आते हैं। ये दोनों बातें लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनी और इस कारण पार्टी 11 से 1 सीट पर सिमट गई, यानी कि 11 सीटें ये जीती थी और लास्ट में इन्हें 1 सीट मिल जाती है। ये चीज़ें होती हैं, काफ़ी कुछ यहाँ पे नुकसान इनको झेलने को मिलता है। दक्षिण भारत में सीटें नहीं बढ़ती, उसके बहुत सारे कारण हैं। उम्मीदवारों का चयन लोगों को कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिला और आंध्र प्रदेश में टीडीपी जनसेवा के अलायंस से फ़ायदा हुआ था और लेकिन कर्नाटक में इसका नुकसान हुआ। तो ये सारी चीज़ें थी, इसको हम ज़्यादा लेने वाले नहीं हैं। लेकिन एक बड़ा मुद्दा था कर्नाटक में एक चरण की वोटिंग हो जाने के बाद जेडीएस प्रत्याशी और पूर्व पीएम देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना का नाम एक सेक्स स्कैंडल में सामने आता है और इस कारण राज्य की बाकी 14 सीटों पर वोटिंग के दौरान बीजेपी को नुकसान होता है।
तो ये सारी चीज़ें फैक्टर रहीं। वहीं अगर हम बात करें साउथ जोन में ज़्यादातर रीजनल पार्टियां सेंटर या लेफ्ट विचारधारा को फॉलो करती रही हैं। साथ ही कई सालों से यही पार्टियां यहां सरकार बना रही हैं और इन्हीं के सांसद चुने जा रहे हैं। इसी से साफ नज़र आता है कि दक्षिण पंथ को फॉलो करने वाली बीजेपी का साउथ में जगह बनाना मुश्किल हो गया था। अगर हम पश्चिमी भारत में बीजेपी की बात करेंगे तो असली नकली जैसी चीज़ों की बात वहाँ पर हुई थी और जिसमें बीजेपी फंस गई, जैसे कि शिवसेना से टूटकर बनी शिवसेना शिंदे की और एनसीपी से टूटकर बनी एनसीपी अजीत पवार बीजेपी के साथ चली जाती है इसमें, और राज्य में सरकार चला रही है, लेकिन इस चुनाव में शिंदे फडणवीस पवार की तिकड़ी नहीं चल पाई। साथ ही शिवसेना और एनसीपी दोनों धड़ों के बीच चल रही असली नकली की लड़ाई के बीच बीजेपी फंस कर रह गई और इस कारण बीजेपी के 28 में से 13 उम्मीदवार इसमें पीछे रह गए हैं। गुजरात की बात करें तो 10 साल बाद क्या हुआ ये आपको जानना चाहिए। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का अपना घर है। जब मोदी मुख्यमंत्री थे तब शाह के साथ मिलकर उन्होंने गुजरात में बीजेपी की जीत की नींव रखी थी, वह आज भी लगातार कायम है। लेकिन बीजेपी बनासकांठा की एक सीट हार चुकी है। अगर हम बात करें इसमें कि ऐसा क्यों हुआ, तो जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो बता रहे हैं कि अमित शाह दक्षिण भारत में रैली को संबोधित कर रहे हों, लेकिन उनके पास गुजरात की हर खबर रहती है। गुजरात में मोदी शाह ने जीत का ऐसा मॉडल बनाया है जिसकी काट कांग्रेस के पास नहीं है। मोदी शाह दोनों ही जानते हैं कि मिसाल हमेशा अपने आप से दी जाती है। यही कारण है कि दोनों गुजरात पर पकड़ कमज़ोर नहीं होने देते हैं और इसका फ़ायदा ये पूरे देश में लेते हैं। हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की हमने बात की कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार खुलकर बात कर रहे थे, तो पूर्वोत्तर के 8 में से 4 राज्य हिंदू बहुल हैं, जबकि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में 80% से ज़्यादा आबादी ईसाई की है। असम में 34% मुसलमान हैं। नॉर्थ ईस्ट में 37% हिंदू हैं, वहीं 42.3% ईसाई और 7.7% मुसलमान आबादी है। और इस चुनाव में बीजेपी के कई बड़े नेता हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाते रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि असम के सीएम और बीजेपी नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता हूँ। जब तक देश में हिंदू मुस्लिम के कुछ मसले नहीं सुलझेंगे तब तक देश की राजनीति में हिंदू मुस्लिम होता रहेगा। वहीं अगर हम बात करें, बीजेपी असम में असमिया अस्तित्व के मुद्दे को लेकर जमकर भुनाती है, जिसका फ़ायदा उसे मिलता है। पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं उनके द्वारा अगर हम जानें तो असम में असमिया और गैर असमिया, असमिया बंगाली और गैर असमिया बंगाली के बीच सालों से संघर्ष की स्थिति रही है और इसका फ़ायदा बीजेपी आरएसएस आराम से उठा लेते हैं। जबकि पूरे नॉर्थ में चीन और भारत के संबंधों का भी असर रहता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो केंद्र और राज्य में मजबूत सरकार होगी तो उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ के राज्यों की सीमाएं चीन से लगती हैं और इसलिए इसका फ़ायदा उठा लिया जाता है। मोदी की अगर हम बात करें तो असम में प्रधानमंत्री मोदी अपने दोनों कार्यकाल में यानी कि पूरे 10 साल में करीब 70 बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया है। पीएम मोदी ने इसका जिक्र मार्च में एक चुनावी रैली में किया था। उन्होंने कहा था कि मेरे मंत्री 10 सालों में 680 बार पूर्वोत्तर जा चुके हैं। अभी तक सभी प्रधानमंत्री मिलकर जितनी बार नॉर्थ ईस्ट गए होंगे उससे कई गुना ज़्यादा बार मैं अकेला आ गया हूं। तो ये सारी बातें थी। साथ ही साथ अगर हम उम्मीदवारों की बात करेंगे जो नए उम्मीदवार थे, तो नॉर्थ ईस्ट जोन की 25 में से 18 सीटों पर बीजेपी ने कैंडिडेट उतारे, जिनमें से 7 ऐसी सीटें हैं जहां सिटिंग सांसद की जगह नए चेहरे को मौका दिया गया। साथ ही बड़े चेहरों को चुनाव में भुनाने की कोशिश की गई, उतारा गया। इनमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव, असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और त्रिपुरा शाही परिवार की महारानी कृति सिंह देव वर्मा जैसे नाम शामिल हैं। इन लोगों को यहाँ पर लाया गया, लेकिन कितना फ़ायदा हुआ ये तो आप देख ही रहे हैं कि बहुमत का आंकड़ा बीजेपी नहीं पार कर पाई। कुछ बड़े फैक्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो रैलियों की बात कर लें। 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने 67 रैलियाँ की हैं और रोड शो किए हैं। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करेंगे तो आपको मैं बता रहा हूं कि आपने MPS हिंदी पर देखा होगा कि प्रधानमंत्री की 2 रैली तो मैंने खुद कवर की हुई है। उत्तर प्रदेश की 2 रैलियां मैंने कवर की हैं जो मेरे ही आसपास की हैं, और भी कई रैलियां थी लेकिन जाना संभव नहीं हो पाया था, इसलिए नहीं कर पाए थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का ये जोश मैं देखकर खुद ही दंग रह गया कि इतना
इस उम्र में अगर इतनी रैलियां की जा रही हैं, और देखा जाए तो राहुल गांधी हुए, अखिलेश यादव हुए, या कोई भी नया लीडर है, तेजस्वी हुए, यादव हुए, इन लोगों में वो दम नहीं रहा जो दम प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों में दिखाया। लगातार दौड़ते रहे और शायद उसी मेहनत की अगर हम सफलता देखें तो इनकी सरकार फिर से बनने वाली है। 240 सीटें लाना तीसरे टर्म में ये बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ आप देखते होंगे कि नगर पंचायत होता है, वार्ड पंचायत होता है या ग्राम पंचायत होता है, एक बार कोई प्रधान बन जाए, मेयर बन जाए तो दोबारा जनता उसको देखना नहीं चाहती। और ये तो देश का चुनाव है जहाँ पर लगातार तीसरी बार चुनाव जीतना एक किसी कह सकते हैं कि आश्चर्य से कम नहीं है। और ढेर सारी बधाइयां हैं प्रधानमंत्री जी को। बात कर रहे हैं रैलियों की, जब हम बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी ने 67 रैलियां की हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन इनका चुनाव में भी देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस की जो जोड़ी थी, इंडिया गठबंधन की जोड़ी थी, इन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के रथ को रोक दिया, जिसमें 80 का 80 दावा किया जा रहा था। और हम नरेंद्र मोदी की रैलियों की बात करेंगे और रोड शो की बात करेंगे तो टोटल लगभग 169 रहा है, यानी कि 170 के आसपास इन्होंने रैलियाँ की हैं। कहाँ इन्होंने 67 रैलियाँ की हैं, वहाँ प्रधानमंत्री ने 100 प्लस रैलियाँ इनसे ज़्यादा की हैं, यानी कि इन लोगों ने जितनी रैली की उससे 100 रैलियाँ ज़्यादा प्रधानमंत्री ने की हैं, यानी राहुल गांधी से करीब 2.5 गुना ज़्यादा। लेकिन दोनों नेताओं ने जहाँ जहाँ रैलियाँ की उन सीटों पर जीत का स्ट्राइक रेट कितना है, ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी भी चाहिए। अगर हम बात करें सीटों की तो नरेंद्र मोदी ने 169 रैली और रोड शो की है, जिसमें कुल सीटें 167 थी। बीजेपी ने इसमें से 91 सीटें जीती हैं और 54% का स्ट्राइक रेट है। वहीं राहुल गांधी की बात करेंगे तो 67 रैलियां रोड शो था, जिसमें इन्होंने 65 सीटों को कवर किया और 28 सीटें इसमें जीती हैं। वोट परसेंट की बात करेंगे, स्ट्राइक रेट 43% है इनका। तो ये सारी चीज़ें थी। ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसको ज़्यादा मिलेगा। इस बार कांग्रेस और सपा और इंडिया अलायंस ने काफ़ी मेहनत करने की प्रयास की और जिसका फल उनको देखने को मिला। और तीसरे टर्म में मोदी जी के अगर हम बात करें तो चुनाव जीतना एक बड़ी चुनौती थी। हाँ, बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला, लेकिन उनकी जो एनडीए अलायंस जैसी टीमें हैं उनके साथ जुड़कर उनको फ़ायदा मिलने वाला है। जैसा कि हमने बताया कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों बड़े लीडर हैं बिहार के, एक मुख्यमंत्री हैं तो एक पूर्व उप मुख्यमंत्री 2 बार के रह चुके हैं और इनमें काफ़ी चर्चाएं होती रहती हैं। और ये देखने वाली बात होगी कि ये लोग अगर दिल्ली आ रहे हैं तो क्या माजरा है। खैर, दोनों की अपनी अपनी मीटिंग है, इंडिया गठबंधन का भी मीटिंग है और एनडीए की भी है, तो दोनों अपने अपने मीटिंग में चले जाएंगे। लेकिन इन दोनों ने मीडिया जगत को हिला तो दिया ही है, शंकाएं आशंकाएं लोगों के बीच में बना दी है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। और चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।